चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को बाहर से घेरा जा रहा था, लेकिन अब साफ हो गया है कि चुनाव आयोग में अंदर अंदर एसआईआर की शुरुआत से ही क्या खेल चल रहा था। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो खेल चल रहा है वो इतना डरावना है कि गोया लोकतंत्र को ही आईसीयू में डाल दिया गया हो। एक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने बिहार में हुए एसआईआर के लिए आदेश के ड्राफ्ट संस्करण में एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी, लेकिन उस टिप्पणी को हटा दिया गया। चेतावनी क्या थी, क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, गरीब, बूढ़े, बीमार को ना सताया जाए और उन्हें पूरी सुविधा मिले। और इसको अधिनियम से जोड़ा, ऐसा क्यों करना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन क्या था अधिनियम, कहाँ का अधिनियम? उनकी बात को ड्राफ्ट से गायब कर दिया गया, हटा दिया गया कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, सतर्कता बरतनी चाहिए, बूढ़ों को और सबको वो करना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग में भी अब तानाशाही चल रही है। चुनाव आयोग का हाल ही कुछ ऐसा हो गया है। इससे पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा दे मारा था, सुखबीर सिंह संधू चुप कर दिए गए, जिनके हम बात कर रहे हैं अभी। लेकिन ज्ञानेश कुमार बॉस है, जो उन पर विपक्ष उंगली उठा रहा है उसे इग्नोर भी कर देते हैं। विपक्ष कह रहा है ये एसआईआर तो सरकार का हथियार है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सवाल यही है कि अब एसआईआर देश और लोकतंत्र के लिए है तो चर्चा से क्यों भागा जा रहा है, या किसी और के लिए है? तो चलिए आज खोलते हैं चुनाव आयोग का वो पूरा काला चिट्ठा जिस पर बवाल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, ये तो नहीं है, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो ये झूठ बोल रहे थे कि एक जो बराबर में सरदार जी बैठे थे, वो उन्हें लग रहा था कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, और वो ऐसे हो गए थे और उन्होंने ही लिख दिया। बिल्कुल, देखिए ये क्या लिखा और क्या खुलासा है। हाँ, इसने एक्सपोज कर दिया है चुनाव आयोग को। हाँ, कि न केवल वो गलत प्रक्रिया से एसआईआर करवाना चाह रहा था, करवा रहा था। हाँ, जो 24 जून का आदेश है उसका, उसमें स्पष्ट रूप से वो कहीं ना कहीं कुछ खेल करने वाला था। हाँ, लेकिन सुखबीर सिंह संधू की उस टिप्पणी ने उसे रोका। उस टिप्पणी को डाइल्यूट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और छोटी सी 2 लाइनों में कहीं जोड़ दिया गया। लेकिन उसको वहां पर जिक्र नहीं किया गया कि हमारे एक चुनाव आयुक्त का ये कहना है। ठीक है ना? तो ये बहुत कहना चाहिए धूर्तता के साथ और तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ ये काम किया गया। भाई, आप 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, उसकी जिम्मेदारी है मुख्य चुनाव आयुक्त की कि जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उनको भी विश्वास में लेकर वो चुनाव या चुनाव संबंधी जो भी एक्टिविटी है उसको संचालित करे। ऐसे में अगर एक चुनाव आयुक्त आपसे कह रहा है, आपने उसमें कुछ चीजें छोड़ दी कि जो सही नागरिक हैं, वास्तविक नागरिक हैं और कमजोर वर्ग भी, ये भी जोड़ा उसमें, उनको वो वंचित ना हो, वो परेशान ना हो। मतलब उनको आशंका थी कि जिस हड़बड़ी में ज्ञानेश कुमार एसआईआर करवाना चाहते हैं उसमें ये सब होगा, वो देख रहे थे वो, और इसलिए उन्होंने सतर्कता बरतने के लिए ये नोट लगा दिया। ये नोट उन्होंने इसलिए भी लगाया कि जो आप ये हड़बड़ी में करवा रहे हो तो इसके जिम्मेदार आप होगे। आप ये हड़बड़ी करवा रहे हो, हम इससे सहमत नहीं हैं। तो ये एक असहमति का नोट था जिसको ज्ञानेश गुप्ता ने वहां से गायब कर दिया ड्राफ्ट से, और जो फाइनल आदेश बना उसमें उसकी 1-1.5 लाइन बस ले ली। तो ये एक उसमें बड़ी दिक्कत वाली बात थी। एक और था कि उस पूरे ड्राफ्ट में एक सेंटेंस अधूरा छूटा हुआ था। आदेश में एक सेंटेंस अधूरा छूटा हुआ था। ये कैसे होता है? आदेश दे रहे हो तो सेंटेंस तो पूरा होना चाहिए। उस सेंटेंस के छूटे रहने का क्या मायने है? क्या चुनाव आयोग वहां कुछ और बाद में जोड़ना चाहता था? क्या कोई खुराफात और थी ज्ञानेश गुप्ता के दिमाग में? ये भी उसमें शक पैदा होता है। फिर एक और जो आपत्तिजनक या चिंताजनक बात हुई थी कि ये एसआईआर सिटीजनशिप एक्ट के तहत करवाना चाहते थे, उससे जोड़कर करवाना चाहते थे जो सीधे सीधे एनआरसी होती। यानी वो एसआईआर को एनआरसी की तरह ट्रीट करने वाले थे। लेकिन कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा, या हो सकता है कि अकल आ गई हो ज्ञानेश गुप्ता को, और उसने फिर उसको वयस्क मताधिकार का जो कानून है उसके तहत करवाया। तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया, ये जो
इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा है, उसने पूरी SIR की प्रक्रिया को ही एक क्वेश्चन के घेरे में डाल दिया है। ये तो एक इस खुलासे का मतलब है। दूसरे खुलासे का मतलब यह है कि चुनाव आयोग कैसे चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता दादागिरी से चला रहे हैं, तानाशाही से चला रहे हैं, जहां दोनों चुनाव आयुक्तों का होना ना होना बराबर है, क्योंकि आदेश तो वही देंगे। ये होना नहीं चाहिए था। और ये चुनाव आयोग इसी समय ऐसा नहीं चल रहा है, ये पहले से ऐसा चल रहा है। आपको याद होगा कि एक चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, 2019 के चुनाव में उन्होंने जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था, वायलेशन किया था, उस पर भी वो निर्देश देना चाहते थे। लेकिन उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने वो नहीं करने दिया गया और उसकी वजह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। वो छोड़कर उन्हें जाना पड़ा चुनाव आयुक्त को, और उनकी पत्नी और उनके बेटे के संस्थानों पर छापे मारे गए, और उन्होंने भी जो सौदे किए थे अपने आधिकारिक तौर पर, उनको भी पब्लिक करके उनको बदनाम करने की कोशिश इस सरकार ने की। एक और केस आया जब अरुण गोयल जो कि चुनाव आयुक्त तो बनाए गए थे, उन्होंने चंद दिनों में ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बंगाल के चुनाव के समय किस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, किस तरह से चुनाव आयोग सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है, और उनसे असहमति थी, उनकी नहीं पटी, क्योंकि वहां भी दादागिरी कर रहे थे राजीव कुमार। तो फाइनली उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बाद में वो क्रोएशिया के राजदूत बनाए गए। तो एक के बाद एक लगातार ये कोशिशें हो रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है और गलत रास्तों पर चल रहा है। एक बार दो बार नहीं, हर बार गलत रास्तों पर चल रहा है। तो इसने पूरी तरह से चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया है, दिखा दिया है कि चुनाव आयोग दरअसल एक पार्टी के एजेंडे पर चल रहा है, एक पार्टी के दफ्तर की तरह चल रहा है, एक मोदी सरकार के नियंत्रण में है, अंकुश में है, और इसकी कोई ठोस सफाई नहीं दी अभी तक। ज्ञानेश गुप्ता की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है जो आपको संतुष्ट कर सके। तो ये साफ साफ आप निश्चित रूप से इसका निचोड़ ये निकाल सकते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता सीधे अमित शाह के निर्देशन में काम कर रहे हैं। दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग मतलब ज्ञानेश गुप्ता, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह, ये दोनों मिलकर चुनाव आयोग को चला रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है वहां। और दोनों मिलकर पार्टी के एजेंडे, सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इससे तो साफ हो गया कि बाकी जो लोग हैं साथ हो ना हो, ज्ञानेश जी अपना काम कर रहे हैं और मिले हुए हैं। लेकिन फिर बात अंततः हर टॉपिक पे यही आती है कि फिर क्या, इसके बाद क्या होगा? ठीक है, वो करते रहेंगे। देखिए, हर टॉपिक के बाद ये बातें उठती हैं, लेकिन आप देखिए कि हर इस तरह के खुलासे के बाद, आरोप के बाद, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की जो विश्वसनीयता है और नीचे आती है। कई बार क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, दूध आप चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उबल रहा होता है, तब तक हमें पता नहीं होता ये कितना गर्म हुआ है। लेकिन जब वो उफान मारता है तब हमारे समझ में आता है कि अब ये गर्म हो गया है। तो कई बार टाइम लगता है इस तरह के मामलों में, लेकिन इन एक्सपोजे का महत्व बहुत है कि ये बता रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है ना। राहुल गांधी बार बार चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी किए जा रहे हैं जब बोलते हैं, तो कई लोग उनको बोलते हैं ये तो हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, हताशा में बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन ये तो इंडियन एक्सप्रेस, जिसे आप सरकार विरोधी तो कतई नहीं कहेंगे, एक ऐसा अखबार है जो हम कह सकते हैं कि दूसरे अखबारों के मुकाबले थोड़ा बैलेंस है, और इस तरह की रिपोर्ट भी उसमें आपको गाहे बगाहे दिख सकती हैं। उसने ये एक्सपोजे किया है, विपक्ष का इसमें तो कोई रोल नहीं है। अब इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में सरकार बताए, या चुनाव आयोग खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। ज्ञानेश कुमार खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जवाब दें, वो भी उनसे नहीं हो रहा है। तो ये बार बार इस तरह की चीजें जब सामने आएंगी ना अंकुर जी, तो ये पूरा जो नाटक चल रहा है उसके परखचे उड़ रहे हैं।
धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं रही है, चुनाव लूट रही है, चुनाव चोरी कर रही है। और ये जो पूरा खुलासा संधू के नोट से हुआ है, असहमति के नोट से, और जिसको हटाया गया, अब ये संयोग की बात है कि ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने शुरू में इशारा भी किया था कि राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग में हमारे भी आदमी हैं, हमको भी अंदर से खबर मिल रही है। ये खबर अगर इंडियन एक्सप्रेस के पास पहुंची है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के अंदर से ही खबर आ रही है। नहीं तो ड्राफ्ट में क्या लिखा गया, फाइनल में क्या चेंजेस हुए, ये कैसे पता चलता है। और खास तौर पर ऐसे समय जब इस सरकार ने हर जगह बिल्कुल ऐसी चौकीदारी बैठा दी है कि किसी भी मीडिया को, किसी रिपोर्टर को कोई जानकारी ना मिलने पाए। ऐसे में अगर एक अखबार इस तरह की चीजें निकाल कर ले आता है जिसका खंडन अभी तक नहीं किया गया है, ध्यान रखिए, अभी तक ज्ञानेश कुमार ने या सरकार ने या चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने ये खंडन नहीं किया है कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। अगर वो खंडन करते तब भी समझ में आता कि इंडियन एक्सप्रेस ने झूठी खबर छापी है, तो खबर तो सच्ची है, ये तो साबित हो गया। अब सच्ची है तो ये लोगों तक जाएगी, लोग अपना मानस बनाएं। अगर उन्हें लोकतंत्र की चिंता है, अगर उन्हें चुनाव की चिंता है, अगर उन्हें देश की चिंता है, तो वो एक्ट करें इस पर। कोई जरूरी है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ही सारा बोझ उठाए जब पूरा निजाम ही उस पर टूट पड़ा हो। तो ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी कि अगर उनके वोट हड़पे जा रहे हैं, उनके वोट चोरी हो रहे हैं, उनके वोट से सरकारें नहीं बन रही हैं, फर्जीवाड़े से सरकारें बन रही हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी भी लोकतंत्र के प्रति है, तो उन्हें भी सामने आना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट ने जो पहले से एक्सपोज हो रहे हैं और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है कि ये चुनाव आयोग ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग को और एक्सपोज कर दिया है। लेकिन बात यही आई कि चुनाव आयोग चुनाव के लिए कर रहा है और सरकार क्या तैयारी कर रही है, वो चारों तरफ से जो तैयारी कर रही है कि चुनाव हो या ना हो, सरकार उनकी रहेगी या चुनाव होगा केवल दिखावे के लिए। देखिए, अभी हमने डिस्कशन किया था आशुतोष जी के साथ संचार साथी पर ऐप जो आ रही है, वो आपके मैसेज, कॉल, गैलरी, फोटोज, कैमरा सब एक जासूस होगा आपके फोन में। बस पेगासस आपके हर एक के फोन में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल। और आपकी सारी प्राइवेसी खत्म। आप क्या कर रहे हैं घर में, बाहर में, सारी जानकारी सरकार को मिलेगी और सरकार जब भी चाहे आपको किसी भी जानकारी के आधार पर फंसाकर जेल में डाल सकती है। बिल्कुल, इससे पहले सीजे सूर्यकांत कह ही चुके हैं कि पोस्ट कोई हो, कोई वीडियो हो, उससे पहले एक रेगुलेटर होगा, वो देखेगा, समीक्षा करेगा, वो जो प्लेटफॉर्म होगा उसके बाद वो आगे जाएगी, खराब होगा तो नहीं जाएगा। सारी तरफ से बांधा जा रहा है। तो वही है जो मुकेश जी ने कहा कि अब दूध उबल रहा है, कब उफान मार के बाहर निकल जाए। जो भी जब भी मारेगा उससे पहले भी हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.